चलो शुरू करते हैं। आज ना हम सोशल साइंस का वो चैप्टर उठा रहे हैं जिससे सबको डर लगता है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बट टेंशन नहीं, हम इसको मास्टर करेंगे और वो भी एकदम स्मार्ट तरीके से। एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम फोकस्ड इन्फोग्राफिक बनाएंगे जिसके बाद रिवीजन लगेगा बिल्कुल मक्खन। सही बताओ, लगता है ना कि यार ये चैप्टर कितना लंबा है, कितना कंफ्यूजिंग है। सारे कॉन्सेप्ट्स, जेंडर, रिलीजन, कास्ट सब आपस में घुस जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे तो याद ही नहीं रहता। बट फिकर नॉट, आज हम इसका एक परमानेंट इलाज निकालेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक पावरफुल 1 पेज रिवीजन टूल। एक सिंगल पेज जो पूरा चैप्टर कवर कर ले। और मज़ा पता है कब आएगा? जब हम ये इन्फोग्राफिक अभी यहीं मिलकर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो रेडी हो? ओके, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। देखो, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर चैप्टर का कोर आइडिया पकड़ेंगे। उसके बाद आएंगे अस्त्र शस्त्र, वो एग्जाम रेडी पॉइंट्स जो पक्का आएंगे। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रक्चर करेंगे, थोड़े विजुअल्स डालेंगे, फाइनल चेक करेंगे और बस आपके हाथ में होगा आपका 1 पेज रिवीजन टूल। तो लेट्स बिगिन। चलो, स्टेप 1। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले फाउंडेशन जरूरी है, राइट? वैसे ही कोई भी आंसर लिखने से पहले चैप्टर की आत्मा यानी उसका कोर आइडिया समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर है क्या ये चैप्टर, किस बारे में है? देखो, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन मत लो। ये पूरा चैप्टर बस 2 चीज़ों के बारे में है। नंबर 1, ये 3 चीज़ें, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इनसे हमारी सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज़ यानी भेदभाव कैसे पैदा होता है। और नंबर 2, यही तीनों चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स पर, इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर डालती हैं। बस इतना समझ गए तो आधा चैप्टर क्लियर है। यही इसका सार है। ओके, कोर आइडिया सेट है। अब आते हैं मेन चीज पर, वो पॉइंट्स जिनके बिना एग्जाम पेपर बनता ही नहीं है। ये हाई वोल्टेज पॉइंट्स हैं। इन्हें तो अपने इन्फोग्राफिक पे स्टार, डबल स्टार जो मार्क करना है कर लेना, बट मिस मत करना। सबसे पहली डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल भाषा में ये वो सोच है कि घर के अंदर के सारे काम, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पालना, ये सब लेडीज का डिपार्टमेंट है और बाहर जाके पैसा कमाना, ऑफिस जाना, ये मर्दों का। लेकिन यहाँ एक कीवर्ड है जो आंसर में लिखा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। वो है कि ये डिवीजन सोशल है, बायोलॉजिकल नहीं। मतलब ये हमारे समाज ने बनाया है, ऊपर वाले ने। नेक्स्ट आप, कम्युनलिज्म। भाई, ये तो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है? जब लोग सोचते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है और बाकी सब बेकार हैं, और फिर इसी सोच को यूज करके पॉलिटिक्स करते हैं, पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसी जहर को कहते हैं सांप्रदायिकता। और ये देश की एकता के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो अगर कम्युनलिज्म प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सेक्युलर स्टेट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा देश है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन या सरकारी धर्म नहीं होता, जैसा कि अपना इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ हर सिटीजन को पूरी आज़ादी है कि वो जो धर्म चाहे माने, प्रैक्टिस करे या ना माने। सरकार के लिए सब धर्म बराबर हैं। और ये इमेज देखो, एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर। ये विजुअल सेक्युलरिज्म का पूरा आइडिया एक सेकेंड में क्लियर कर देता है। देख रहे हो? ये बंद मुट्ठी, ये है यूनिटी। और इसके अंदर सभी धर्मों के सिंबल्स एक साथ है, बराबर है। यही तो है इंडिया की स्पिरिट। कोई स्पेशल नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान। ओके, अब ये नंबर देखो, 1/3। इसे अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, कुछ भी करो पर भूलना मत। ये गारंटीड एग्जाम पॉइंट है। इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं ना, जैसे गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज, वहाँ 1/3 यानी 33% सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड हैं। विमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक मैसिव स्टेप है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। ये कोट महात्मा गांधी का। अब सुनने में लगता है कि गांधी जी तो कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, बट नो, यहाँ रिलीजन से उनका मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था। उनका मतलब था एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, अच्छाई जो हर धर्म सिखाता है। तो वो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी होनी चाहिए। इट वॉज अबाउट एथिकल पॉलिटिक्स, नॉट रिलीजियस पॉलिटिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशंस वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा डीप जाएंगे, कुछ प्रोसेसेस को समझेंगे और सबसे जरूरी, उन कॉमन मिस्टेक से बचेंगे जहां स्टूडेंट्स अपने मार्क्स गवा देते हैं। रेडी? चलो, अब एक प्रोसेस समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में कास्ट को आखिर यूज कैसे करती हैं। इसका ना एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, वो पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा हैं। स्टेप 2, फिर वो उसी मेजॉरिटी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा करते हैं।
सिंपल। स्टेप 3, फिर उस कैंडिडेट के लिए कास्ट के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और स्टेप 4, अगर पार्टी जीत गई तो उस कास्ट के किसी बड़े लीडर को मिनिस्ट्री में सीट दे दी जाती है ताकि वो कम्युनिटी खुश रहे। देखा कितना सिंपल ब्रेकडाउन है। और जो हमने अभी पिछली स्लाइड में समझा ना, ये कार्टून उसको एकदम परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है। देखो, नेताजी वोट की मछली पकड़ने के लिए जाति के नाम का चारा यानी बेट डाल रहे हैं। इस कार्टून को दिमाग में फिट कर लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा डेंजर जोन है, सबसे कॉमन मिस्टेक। स्टूडेंट्स कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट को एक ही समझ लेते हैं, पर ये बिल्कुल अलग हैं। देखो, कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब है जब पॉलिटिकल पार्टीज वोट के लिए जाति का इस्तेमाल करती हैं, सिंपल। और पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब है जब जातियां खुद पॉलिटिक्स में पावर पाने के लिए आती हैं। जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी एक हो गई, फॉरवर्ड कम्युनिटी एक हो गई। एक में पॉलिटिक्स जाति को यूज कर रही है, दूसरे में जाति पॉलिटिक्स को यूज कर रही है। समझ गए? बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और कॉमन ट्रैप है जिसमें सब फंसते हैं। हम सोच लेते हैं कि अरे उस एरिया में तो एक्स कास्ट ज्यादा है तो सारे वोट एक ही पार्टी को जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सोचना ही गलत है। एक कास्ट के सब लोग अंधे होकर एक पार्टी को वोट नहीं देते। वोटर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो अपनी जेब भी देखते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि पिछली सरकार ने काम कैसा किया है। चलो भाई, हम अपनी इन्फोग्राफिक के बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ गए हैं। अब बस इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे, कुछ विजुअल क्यूज डालेंगे और एक लास्ट बार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डबल चेक करेंगे ताकि एग्जाम में गलती का 0 चांस हो। देखो, हमारा फाइनल इन्फोग्राफिक सिर्फ टेक्स्ट से भरा नहीं होगा, उसमें ऐसे सिंपल आइकन्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रखता है, राइट? तो जैसे ही एग्जाम में जेंडर का सवाल आएगा, आपके दिमाग में ये सिंबल्स फ्लैश करेंगे। रिलीजन का सवाल आएगा तो वो यूनिटी वाली मुट्ठी याद आएगी। ये छोटे छोटे विजुअल ट्रिगर्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर देते हैं। ओके, आखिरी बार एक फाइनल वार्निंग समझ लो। प्लीज प्लीज कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट को मिक्स मत कर देना। जब आंसर लिखो तो दोनों को अलग अलग हेडिंग देके समझाना। एग्जामिनर को जैसे ही ये क्लैरिटी दिखेगी ना, वो खुश होके पूरे मार्क्स देगा, ट्रस्ट मी। तो लो जी, हो गया। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इकट्ठा किया, उन्हें स्ट्रक्चर किया और फाइनली एक सुपर सिंपल 1 पेज टूल तैयार कर लिया है। अब देखना आपका रिवीजन कैसे सुपर फास्ट और सुपर इफेक्टिव होता है। तो ये रहा आपका फाइनल वेपन, पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट आपके सामने। अब एग्जाम से एक रात पहले मोटी मोटी किताबें साइड में रखना और बस इस एक पेज को 15 मिनट दे देना। कोर आइडिया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ एक जगह। आई प्रॉमिस पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। और हाँ, जाते जाते ये एक क्विक रिकॉल लाइन ले लो, इसको बस रट्टा मार लो। जब भी इस चैप्टर का नाम सुनो, दिमाग में ये लाइन चलनी चाहिए। पॉलिटिक्स में जेंडर, रिलीजन, कास्ट का रोल, आंसर लिखने के लिए अनमोल। थोड़ा फिल्मी है आई नो, पर ये पूरे चैप्टर का फोकस एक लाइन में परफेक्टली समराइज कर देता है। तो कैसा फील हो रहा है? जिस चैप्टर से डर लगता था, हमने उसको तोड़ फोड़ के एक सिंपल सा रिवीजन टूल बना लिया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाए, आप उसे कॉन्फिडेंटली फेस कर लोगे। तो बताओ, तैयार हो इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के लिए? ऑल द बेस्ट।